नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। हमने इसके पहले मौर्य काल के बारे में अच्छे से पढ़ा था, है ना। लगभग 80 के लगभग में प्रश्न हमने हल किए थे। उसी श्रृंखला में जो अगला टॉपिक है मौर्योत्तर काल है। ऐसे हम टॉपिक वाइज बिल्कुल क्रम से बढ़ेंगे ताकि आप एक सीक्वेंस बनाकर पढ़ते चलें और बीच में कोई भी गैप ना हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल को। अब इसमें MCQ टाइप के ही सारे क्वेश्चन हैं, तो बड़े ध्यान से इनको सभी क्वेश्चनों को आप हल करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर तक अभी तक हो पाई है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है वो किससे संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है अंतिम मौर्य सम्राट, है ना। इसके पहले का जो टॉपिक था वो मौर्य काल था। तो इसकी शुरुआत कब होती है? जब मौर्य वंश समाप्त हो गया होता है। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, तो अंतिम सम्राट, देखिए इसमें यह भी मेंशन है कि अंतिम मौर्य सम्राट, है ना। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। तो ये ताज्जुब की बात ये है कि मगध का, है ना, क्योंकि मगध के उत्कर्ष में हमने देखा था कि हर्षवर्धन पहले आता है। ठीक है, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, है ना। मगध के उत्कर्ष में ये राजा आपके आते हैं। तो उसमें मौर्य वंश भी आता है बाद में, एक वंश मौर्य वंश भी आता है नंद वंश के बाद। तो मगध का जो मगध का प्रथम राजा जो रहता है वो बृहदत्त रहता है, इसी नाम का बृहदत्त। ठीक है, और मगध का अंतिम राजा भी, मगध का अंतिम राजा भी बृहदत्त ही रहता है, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त ही रहता है, बृहदत्त। तो मगध का पहला राजा पूछेगा तब भी बृहदत्त, मगध का अंतिम राजा पूछेगा तब भी बृहदत्त। ठीक है, और यहाँ पे मौर्य वंश का, है ना, मौर्य वंश का अंतिम पूछेगा तब भी बृहदत्त। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में कर दी? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या भागभट्ट। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में जो आपका सबसे राइट आंसर है वो है पुष्यमित्र। ठीक है, किसने हत्या की थी? पुष्यमित्र ने। और एक नए वंश की शुरुआत कर देता है जिसका नाम है शुंग वंश। ठीक है, क्या है? शुंग वंश। इसका पूरा नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो कौन से नए राजवंश की स्थापना करेगा? शुंग वंश की शुरुआत करेगा। ठीक है, शुंग वंश की शुरुआत करेगा। तो जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने अपने शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया। कितने? 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया। इसमें जो पुरोहित रखा है ना, पुरोहित वो किसको रखा? पतंजलि को रखा। तो पुरोहित पद पर किसको आसीन कराया? पतंजलि को कराया, है ना, पतंजलि। अब पतंजलि ने क्या किया कि पढ़नी की, है ना, पढ़नी की ये पुस्तक है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी। ठीक है, एक टीका लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य की रचना की। क्या की? महाभाष्य की। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, पहली बात तो ये कि जो पतंजलि थे वो किस वंश से संबंधित थे, या फिर उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो शुंग वंश से संबंधित है। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो महाभाष्य लिखी। महाभाष्य किसका ट्रांसलेशन है, यानी किसके पे आधारित है? तो पढ़नी की लिखी गई अष्टाध्यायी पे आधारित है। इस बात को भी ध्यान देंगे। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन माना जाएगा? पुष्यमित्र शुंग माना जाएगा। यहां से शुरुआत हो जाती है शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद आसीन था, है ना, किस पद पर आसीन था? यानी कहीं न कहीं वो मौर्य काल से संबंधित था और मौके की तलाश देख करके बृहदत्त की हत्या कर देता है। तो बताइए, इसमें से पूछ रहा है कौन से पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सेनापति, प्रधानमंत्री, कौन सा होगा इसमें से? 2 नंबर का। तो सेनापति पद पर आसीन था। तो भाई सेनापति, प्रधानमंत्री 2 ही सबसे महत्वपूर्ण पद होते थे, है ना। तो चांस यही ज़्यादा बनता था कि या तो सेनापति ज़्यादा मजबूत हो या प्रधानमंत्री, वही अगला शासक बनेगा। अगर तत्कालिक जो शासक है वो कमजोर है तो
कर्ण या कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था, भूमिपुत्र था, नारायण था या सुशर्मा था? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर्ण वंश से संबंधित है। तीसरा जो आपका संबंधित है वो कर्ण वंश से संबंधित है। इसका जरा आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर दीजिए। अब देखिए, कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव था, भूमिपुत्र था, नारायण था या सुशर्मा था? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? वसुदेव। क्या होगा? वसुदेव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, शुंग वंश हमने देखा। शुंग वंश का अंतिम शासक अगर पूछ देगा शुंग वंश का अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक शुंग वंश का अगर आपको अंतिम शासक पूछ देगा तो आप क्या बताओगे? देवभूमि। क्या बताओगे? देवभूमि। इसका शासक देवभूमि रहता है। ठीक है, इसकी हत्या किसके द्वारा हो जाती है? हत्या है ना, यहाँ जो नाम दिया गया है वासुदेव, किसने कर दी थी? हत्या वासुदेव द्वारा, वासुदेव द्वारा कर दी गई थी। और वासुदेव ने ही नए वंश किसकी शुरुआत की? कर्ण वंश का संस्थापक, कर्ण वंश का संस्थापक हो जाता है ये। ठीक है, संस्थापक। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन होता है? वासुदेव। तो शुंग वंश की शुरुआत पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि रहता है। देवभूमि की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना कर दी। किसने की थी? वासुदेव ने स्थापना कर दी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव हो गया, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव हो गया। और यहाँ पे देखिए कि जो कर्ण वंश का अंतिम शासक होता है ना, कर्ण वंश का अंतिम शासक, कर्ण वंश का अंतिम शासक, ठीक है, सुशर्मा होता है। क्या होता है? सुशर्मा रहता है, सुशर्मा। जिसकी हत्या कौन करेगा? सिमुक करेगा। कौन करेगा? सिमुक करेगा। और सिमुक के द्वारा हत्या किया जाता है और सिमुक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है आंध्र सातवाहन वंश। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिमुक ने किस नए राजवंश का स्थापना करता है? आंध्र सातवाहन का। और अंतिम शासक कौन रहता है? सुशर्मा की हत्या कौन करेगा? सिमुक करता है। तो यहाँ पे आंसर दीजिए जरा कि आंध्र सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था, सतकर्णी था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आंध्र सातवाहन। सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए आप। तो यहाँ पे देखेंगे सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन काम किया था। ठीक है ना, किसके अधीन काम किया था? मौर्यों के अधीन काम किया था। यहाँ पे सातवाहनों के बारे में एक बात पढ़ेंगे, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन। तो अभी देखा हमने कि इसका जो संस्थापक कौन था? सिमुक था। संस्थापक सिमुक था। तो इस समय जो मौर्योत्तर काल के, ठीक है, मौर्योत्तर काल का सबसे प्रसिद्ध वंश, सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली वंश यही था। ठीक है, शक्तिशाली था। दूसरी बात कि अब देखिए इसे पुराणों में, है ना, पुराणों में इसे कुछ और कहा गया। क्या कहा गया? पुराणों में इसे आंध्र कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र कहा गया है। और अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा गया है।
सातवाहन कहा गया है। ठीक है, सातवाहन कहा गया, इसलिए हम इसका पूरा नाम आंध्र सातवाहन पढ़ते हैं, तो पूरा और डबल एक मिला करके आंध्र सातवाहन हो जाता है। इसके अलावा पूछेगा कि बताओ तांबे और ताम्र के अलावा सबसे ज़्यादा आपके शीशे के सिक्के किसने चलाए। ठीक है, तो आपके शीशे के सिक्के इन्हीं को चलाने का देन है, यानी कि इसने शीशे के सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है, सिक्के चलाए, किसके सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के चलाए। इसके अलावा ताम्र, ताम्र या तांबा कह लीजिए, ताम्र और कांसे के सिक्के भी चलाएं। ठीक है, सिक्के भी चलाएं। यहाँ पे इसको देख लेंगे कि क्या है, तांबा और कांसे के अलावा इसने शीशे के सिक्के भी चलाए। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? शीशे के सिक्के तो आंध्र सातवाहन के द्वारा चलाया गया था, आंध्र सातवाहन के द्वारा चलाया गया था, है ना। तो आंध्र सातवाहन लगभग 300 साल तक इन्होंने शासन किया दक्षिण भारत, 300 साल। ठीक है, 300 साल तक इनका शासनकाल रहा, लगभग 30 BC से 250 AD के बीच में इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, तो ये मौर्यों के अधीन इन्होंने एक अधिकारी के रूप में काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुजुल कटफिशेस, विम कटफिशेस, कनिष्क या वशिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे कुषाण वंश के बारे में है कुछ, कुषाण वंश के बारे में यहाँ पे देखिए, कुषाण वंश के बारे में है। ठीक है, कुषाण वंश, अब इसमें देखना है कि कुषाण वंश क्या कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुषाण वंश, आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए, महानतम कुषाण नेता कौन था? तो कनिष्क था। क्या था? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति आपको बताया था कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, है ना। 4th बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के टाइम में हुई थी। और कनिष्क के टाइम पे ही क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में टूट गया, दो संप्रदाय में बट गया था, दो संप्रदाय में बटा। कौन कौन सा भाई? एक आपका हीनयान था, हीनयान, और एक महायान, एक हीनयान और एक महायान में बट चुका था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक शैली। ठीक है, कुषाण वंश 7वां नंबर का आंसर जरा बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो भारत ग्रीक शैली। क्या होगा? भारत और ग्रीक शैली। कुषाणों की बात करें, कुषाण कहाँ से आए थे? तो इनका मूल स्थान क्या माना जाता है? गोबी क्षेत्र, है ना। गोबी क्षेत्र है। गोबी का पठार कहाँ है? गोबी का पठार कह सकते हैं मंगोलिया, है ना, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। अब मंगोलिया के यूची जनजाति से संबंधित इनको माना जाता है। ठीक है, मंगोलिया के यूची जनजाति से इनका संबंध माना जाता है। और सबसे प्रसिद्ध आपका जो शासक हुआ है कनिष्क हुआ है। कौन हुआ है? कनिष्क हुआ है। यूची जनजाति, तो यूची जनजाति संबंध आपसे पूछेगा किससे है, तो कहेंगे कुषाणों से है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। कनिष्क की राजधानी थी कनिष्क, पुरुषपुर। आंसर होगा इसका पुरुषपुर। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर भी है। क्या है? पेशावर भी है। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर भी है। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्या है राजधानी बताइए। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक हर्ष चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की कनिष्क। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? चरक किसके दरबारी राज चिकित्सक थे? किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के चिकित्सक थे, राज चिकित्सक कनिष्क। चलिए,
तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला? तक्षशिला शिक्षा का सबसे पुराना केंद्र कौन है भाई वर्ल्ड का? तो तक्षशिला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा गांधार कला। ठीक है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। ठीक है ना, गांधार कला इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाणों ने चलाई, इंडो बैक्टीरियन ने चलाई, शकों ने चलाई कि गुप्त ने चलाई? 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 11 तो कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या गुप्त? तो इंडो बैक्टीरियन इन्होंने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? 12 नंबर का आंसर दीजिए। 12 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो जब भी कुषाण की बात होगी तो गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों को आप याद रखेंगे। इसके पहले पढ़े थे हम गांधार शैली, अब दूसरा क्या होगा इसमें? मथुरा संग्रहालय। ठीक है ना, तो मूर्तियों का संग्रहण कहाँ किया गया है? आपका मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए? कुषाण ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने कि गुप्त ने? शक मत करना, 13 नंबर, शक मत करिएगा। सबसे शुद्ध सोना पूछा है तो किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। ठीक है ना, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। किसने चलाए? सबसे शुद्ध अगर पूछेगा तब सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए। इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? बताइए भाई। शीशा का बना था, पोटीन का बना था, तांबा का कि सोना का बना था? तो तांबे और कांसे के साथ सबसे जो महत्वपूर्ण सिक्का था वो किस चीज का था? शीशे का सिक्का था। क्या था? शीशे का सिक्का सबसे महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन, वसुमित्र? चारों की चारों बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो ऑप्शन को जरा छांटिए तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन होगा? कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट या कालिदास, कंबन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। कमेंट करके बताइए कि अश्वघोष और वसुमित्र की कौन कौन सी रचना है, खास करके अश्वघोष का जरा बता दीजिए। 15 नंबर, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहन अपने आप को ब्राह्मण समुदाय का मानते थे। ठीक है, मौर्य है ना, मौर्य, गुप्त, चोल? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा भाई? सातवाहन होगा, मौर्य होगा, गुप्त होगा कि चोल होगा? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आप जरा बताइए कौन सा होना चाहिए? 16 नंबर का। 16 नंबर का तो दानवीर थे भाई, जिसने शीशे के सिक्के चलाए सर्वाधिक, यानी स से सातवाहन, स से शीशे चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? किसने शुरुआत कर दी कि पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गई? शकों ने, पार्थियनों ने? 17 नंबर का आंसर दीजिए। 17 का आंसर क्या होगा? तो ये व्यवस्था आई कहाँ से? तो यूनानी लेकर आए। कौन लेके आया? यूनानी लेके आए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यवन भी कहते हैं। और अगर पूछेगा सबसे प्रथम 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 यवन, ठीक है, यवन शासक, यवन शासक डेमेट्रियस। क्या है? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। ठीक है, प्रथम शासक था डेमेट्रियस। इसने डेमेट्रियस वंश का स्थापना भी किया था। क्या किया था? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस वंश का स्थापना भी किया था। अब इस बात को ध्यान देंगे। और डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर होता है। क्या रहता है? मिनांडर रहता है। और मिनांडर जिसे हम मिलिंद भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मिलिंद भी कहते हैं। ठीक है, और मिनांडर प्लस एक बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं नागसेन। कौन रहता है? नागसेन। इनके बीच जो वार्तालाप होती है, नागसेन और मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप होती है, उसका साक्ष्य में मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में दिखता है। मिलिंद पन्हो है ना, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसको किसने लिखा था? नागसेन ने लिखा था। क्या लिखा था? किसने लिखा था? नागसेन ने लिखा था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो। तो पूछा जाएगा मिलिंद पन्हो में क्या वर्णित है? तो
तो नागसेन और मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप है, वाद विवाद है, वही इसमें वर्णित है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो किस वंश का था भाई मिनांडर मिलिंद? डेमेट्रियस वंश। तो प्रथम यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? चारों ऑप्शन देखिए, खटक से आंसर दीजिए। 18 नंबर का आंसर क्या होगा? सिल्क रूट। कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाह्यान। तो कनिष्क यानी कि कुषाण, कनिष्क यानी कुषाण। कुषाणों का मूल स्थान क्या बताया है? मूल स्थान बताया है कि मंगोलिया स्थित आपका जो गोबी का पठार था, वहाँ की एक यूची जनजाति थी, ठीक है। और वो जब भारत में आई होगी तो बीच वाले क्षेत्र मिले होंगे ना, चाइना वाले। तो महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने आरंभ कराया। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हुआ था? 78 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? तो बताइए 78 ईसा पूर्व में 19 नंबर क्वेश्चन 78 ईसा पूर्व क्या स्टार्ट हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में क्या स्टार्ट किया था? कनिष्क ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? कनिष्क ने शक संवत स्टार्ट किया था। शक संवत जो भारतीय कैलेंडर, भारतीय सरकार ने भारतीय कैलेंडर में शक संवत के अनुसार ही चलता है। क्यों भाई? शक संवत। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। तो तक्षशिला विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ना। ये क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा आंसर मत करिएगा, नालंदा ज़्यादा फेमस है ना, तो नालंदा को मत करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान में तक्षशिला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? तो कुषाण काल से दो आप शैलियाँ जानेंगे। एक तो मथुरा शैली, मथुरा कला शैली प्लस गांधार कला शैली, ठीक है। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि कुषाण काल से संबंधित है, कुषाणों से संबंधित है। तो ये क्या था? वास्तुकला का एक बहुत प्रसिद्ध आपका ये बहुत प्रसिद्ध कला थी, इसलिए इसको ध्यान rखें। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस पे हुआ? तो वास्तुकला का हुआ। दो कौन सी महत्वपूर्ण कला हैं जो कुषाण काल से संबंधित है? एक मथुरा है और एक गांधार कला शैली है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में, आंध्र प्रदेश में? जरा इसका आंसर दीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 22। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में कि आंध्र प्रदेश में? 22वां नंबर किसके बारे में है भाई? सातवाहनों के बारे में। आंसर दीजिए। 22 नंबर अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान या आंध्र प्रदेश? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। 22 नंबर का आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे आंध्र सातवाहन भी इसे कहते हैं। अपनी राजधानी जो इन्होंने बनाया, राजधानी कहाँ बनाई? तो प्रतिष्ठान में बनाई। प्रतिष्ठान है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। राजधानी महाराष्ट्र में बना दी थी। और शासन सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से किया था। तो इस बात को ध्यान देना है कि प्रतिष्ठान की राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, IMP लगा लेना इस पे, कई बार क्वेश्चन आया भी है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या नासिक? तो यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी, वसुपुत्र सतकर्णी, हाल या सिमुक ने? 24 नंबर आंसर गौतमीपुत्र सतकर्णी। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर सही होगा? सातवाहन के बारे में है, इसका आंसर दीजिए। सातवाहन का राइट आंसर दीजिए, है ना। इसमें गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। किसने की थी? हाल में की थी।
अब अगर आपसे पूछेगा सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ, तो कहेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या होगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी होगा। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होगा भाई, वो होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाल होगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था, बैक्टीरियन ने किया था, ग्रीकों ने, पार्थियन ने, शकों ने, कुषाणों ने। तो सबसे पहले किसने किया था, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 का आंसर क्या होगा, किसने किया था, तो सबसे पहले बैक्टीरियन ने, ग्रीक वालों ने किया था। ठीक है, किसने किया था, ग्रीक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी में, 58 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में, या फिर 56 ईसा पूर्व में। 26 नंबर का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे विक्रम संवत है ना 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और चंद्रगुप्त द्वितीय है ना ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ठीक है, एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, ठीक है। और दूसरा 58 ईसा पूर्व से क्या चलाता है, विक्रम संवत की शुरुआत करता है, विक्रम संवत की शुरुआत करता है, ठीक है। तो शकों के रुद्रसेन थर्ड था भाई, कौन शासक था, रुद्रसेन थर्ड थे। कौन थे, रुद्रसेन। शकों के राजा कौन थे, रुद्रसेन थर्ड थे। इन्हीं को हरा करके है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा और 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत कर देगा। तो 58 ईसा पूर्व राइट आंसर होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। इसका तुरंत आंसर दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 का आंसर क्या होगा, खड़ी मूर्ति किसमें बनाई गई है, कुषाण काल में बनाई गई। कब बनाई गई थे, कुषाण काल में बनाई गई है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पेन चाओ, पानयंग, सी हवांगटी, होटी। एक से एक अजीब नाम है भाई, देखिए क्या आंसर होगा इसका। कौन, पेन चाओ है, चान जाओ है, पांचयंग है। तो पेन चाओ ने हराया था। किस चीनी जनरल ने हराया था कनिष्क को, तो पेन चाओ ने हराया था। पेन घोंप दिया था क्या। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने। 29 नंबर का आंसर बताइए। 29 नंबर का किसने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी किए, तो सोने का शुद्ध सिक्का भी जारी किया, ठीक है। सोने का सबसे शुद्ध सिक्का किसने जारी किया, कुषाणों ने किया। और इसके साथ साथ तांबे की भी सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए, कुषाणों ने। अब यहाँ देखिए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, बेसर, गांधार या नागर। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण पूछा जाएगा, उसे कहेंगे गांधार शैली। क्या कहेंगे, गांधार शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आ गया ना, इसमें बताया था मैंने कि पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 असमय वियोग कराया, तो उसमें पुरोहित पद पे थे पतंजलि, जिन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, अष्टाध्यायी पे एक टीका लिखी है महाभाष्य। तो बताइए किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है, यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदामन द्वारा, है ना, पार्थो राजा
गोंदोफर्निस द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो शक राजा रुद्रदामन है ना, रुद्रदामन के द्वारा सबसे बड़ा संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख जारी किया गया है, तो इस बात को याद रखेंगे। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट थॉमस मिनांडर के समय आया था, रुद्रदामन के समय आया था। 33 नंबर है ना, 33 का राइट आंसर बताइए। 33 किसके समय पे आया था भाई, किसके समय पे आया था? तो आप कहेंगे गोंदोफर्निस के समय आया था। ठीक है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म आया था? तो गोंदोफर्निस के समय में आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कडफिसेस प्रथम, कडफिसेस सेकेंड, कनिष्क, भीम कडफिसेस। ये सारे के सारे कुषाण शासकों की है ना, ये क्रम है, क्रम नहीं नाम है सबके, तो बताना है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने कराना स्टार्ट कर दिया था? तो पहले कडफिसेस नहीं, दूसरे कडफिसेस ने। किसने शुरू किया? कडफिसेस द्वितीय ने स्टार्ट करवाया था सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं, कडफिसेस। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? गुप्तों ने, यिंद, यवनों ने, ईरानियों ने, शकों ने। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या 35 नंबर ने छत्र प्रणाली, तो दो छत्रपों में बांट दिया था है ना, उत्तरी छत्रप और दक्षिणी छत्रप। तो छत्र प्रणाली किसमें आपका शामिल होगा? तो कहेंगे कि शकों द्वारा शुरू किया गया था, अलग अलग विभाजन था इनका। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या मुगलों द्वारा? 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, यहाँ पे मिलिट्री सिस्टम की बात कर रहा है, तो किसके द्वारा लाया गया था? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा है ना, ग्रीक। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्टीरिया था, सिथिया था, जेरेसिया था या एरिया था? 37 नंबर क्वेश्चन, 37 का करेक्ट आंसर क्या था? बैक्टीरिया। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। इस बात को ध्यान देंगे। उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया, उत्तरी अफगानिस्तान का क्षेत्र। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? शतमान कहा जाता था। शतमान भाई चांदी का सिक्का हुआ करता था। निष्क स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। ठीक है, पल, ये कौन सा पल है? पल दो पल या करशापड़ हुआ करता था। तो भाई इन सभी का मिक्सचर जो बनता था ना सिक्का, उसे हम करशापड़ कहते थे। क्या कहते थे? करशापड़ कहते थे। आंसर डी होगा। मरणोत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मरणोत्तरकालीन वार वेरिकम, वेरीगाजा, भड़ौच गुजरात वाला है ना, अरिकामेडू या कोचीन? बताइए बंदरगाह कौन सा असत्य है मौर्यकालीन? तो यहाँ पे कोचीन नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह वो तीनों के तीनों है, लेकिन कोचीन नहीं है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरेशियन सी में पोड़के नाम से संबोधित किया गया था? इस तरह के ऊट पटांग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कई सारे एग्जाम में, इसलिए इसको रखा गया है। तो क्या बेरीगाजा होगा, अरिकामेडू होगा या बारबेरिकम होगा या इनमें से कोई नहीं? तो पेरिप्लस ऑफ द एरेशियन सी किसे कहा गया है? अरिकामेडू को कहा गया। किसको कहा गया है? अरिकामेडू को कहा गया है। ऑप्शन बी। निम्न में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? गडफिसेस 2 था, डेमेट्रियस था, मिनांडर था या कनिष्क था? 41 नंबर। चलिए 41 नंबर का आप दीजिए आंसर। 41 नंबर इसका राइट आंसर होगा मिनांडर। ठीक है भाई, मिनांडर डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था, है ना। नागसेन से जब इसका क्या होता है, वाद विवाद होता है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, उसके बाद सारा सत्ता सौंप करके बौद्ध भिक्षु बन जाता है। कुषाणों का संबंध था सिथियन जनजाति से, पार्थिया से, चीन के यूची जनजाति से, उनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कुषाणों का संबंध किससे है भाई, है ना, गोबी के पठार के पास से, मंगोलिया से आए थे ये, और किस जनजाति से संबंध रखते थे? चीन के यूची जनजाति से। किससे संबंध रखते थे? ऑप्शन नंबर सी, चीन के यूची जनजाति से संबंध था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप या उपयुक्त सभी? तो किसका हुआ था भाई? आंसर दीजिए 43 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 43 नंबर। तो भरहुत, सांची, भाजा स्तूप ये सारे के सारे है ना
सारे के सारे शुंग काल में बने हुए थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाया गया भरहुत स्तूप, सांची का वो स्तूप तो बना था अशोक के काल में, लेकिन इसकी रेलिंग और तोरण द्वार इसी के समय में बना था। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। इंडो ग्रीक हिंद यमन है, शक सिथियन है या पार्थव पहलव है। जरा आंसर कीजिए 44 नंबर का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक हिंद यमन को शो कर रहा है, शक सिथियन भी कहलाते, शक को सिथियन भी कहते थे, पार्थव को पहलव या पल्लव भी कहते थे, पार्थव। तो यहाँ पे ए का ए, बी का 2 और सी का 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। वसुमित्र था, अश्वघोष, नागार्जुन या बाणभट्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। 45 नंबर कौन था भाई। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या बाणभट्ट। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। इसका आंसर होगा अश्वघोष। क्या होगा, अश्वघोष इज द राइट आंसर। चलिए तो दोस्तों ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चनों की सीरीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे के क्रम में हम जब बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे मध्यकालीन इतिहास आएगा, फिर आपका आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे, है ना, जिनकी संभावना ज़्यादा बनती है, उसको आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराएंगे। चलिए इसी तरह बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की थैंक यू, नमस्कार।